दोस्तों नमस्कार। जो चेहरा है वही मुखौटा है, या कहें जो मुखौटा है वही चेहरा है। चुनाव तो लोकतंत्र का पर्व होता है और जब चुनाव का मौका आता है तो बकायदा चुनाव आयोग इस देश के तमाम बॉलीवुड के कलाकार हों, मॉडल्स हों, इस देश के समाज सेवी हों, इस देश में कोई भी पहचान पाया हुआ व्यक्ति हो, उससे कहते हैं कि आप सामने आइए और अपील कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट देने के लिए निकल पड़े, यानी घर में बिल्कुल ना बैठें। वोट ज्यादा से ज्यादा उन्हें देने चाहिए और दिखाइए अपनी उंगली उस निशान को जिस निशान के आश्रय आप कह सकें यह वोट हमारा अधिकार है। यही तो है लोकतंत्र का पर्व। लेकिन इस लोकतंत्र के पर्व को मनाने से पहले अगर यह तय कर लिया जाए कि जो भी वोट डालने आएगा वह सुनिश्चित कर चुका होगा कि दरअसल वह वोट किसे डालेगा और कौन सी पार्टी जीतेगी, और उसकी तादाद हजार, 10,000, लाख में नहीं होगी बल्कि करोड़ों में होगी, तो फिर लोकतंत्र का पर्व सिर्फ और सिर्फ ढोल बजाने के लिए होगा क्या? क्योंकि लोकतंत्र का पर्व तो इस देश के लोगों के साथ उसी तरीके से चलता है जहां पर इस देश का संविधान पहली लाइन में ही लिखता है वी द पीपुल। लेकिन लोकतंत्र अगर हड़प लिया जाए और लोकतंत्र में चुनाव के आश्रय यह तय कर लिया जाए कि जो वोटर है उसमें कम से कम इतने वोटर सत्ताधारी पार्टी के साथ हैं, तो फिर वोट कोई किसी को डालते रह जाए, क्या असर पड़ेगा? और जब उसका असर नहीं पड़ेगा तो इस देश में किस मुद्दे का कौन सा असर राजनीतिक तौर पर पड़ेगा? और जब किसी मुद्दे का असर नहीं पड़ेगा तो कोई भी राजनीतिक दल उसका महत्व बचेगा क्या? और जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का महत्व बचेगा नहीं या फिर उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने भर रह जाएगी, वो लड़ेगा, हारेगा, लेकिन उस चुनाव लड़ने और हारने के बीच उसका पेट भरा हुआ रहेगा, उसे कोई असुविधा नहीं होगी। सत्ता अगर यह निर्धारित करती चली जाए, इस देश के तमाम क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी या फिर इस देश की राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी के भी भीतर नेताओं के साथ यह समझौता हो जाए, आप बने रहिएगा। मैसेज जाना चाहिए कि लोकतंत्र जिंदा है। यह मैसेज पूरे देश में रहना चाहिए कि देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता चुनाव जीतती है और विपक्ष चुनाव जीतकर सत्ता में आता है। इन दो परिस्थितियों के बीच मायने एक ही चीज रखती है और वो होता है चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई वोटर लिस्ट। जब वोटर लिस्ट तैयार होगी तो क्या वाकई कोई पत्रकार अगर किसी बीएलओ के पास पहुंचेगा और बोलेगा कि हमें जरा जानकारी दीजिए कि किस तरीके से आप वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं, तो एक झटके में वह बीएलओ बताएगा कि देखिए, हमारी अपने जो बूथ है उसके मातहत जितने बड़ी तादाद में वोटर हैं उनके ये नाम हैं, उनसे हमने दस्तावेज भी जमा कर लिए हैं और अब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा। तो जो दस्तावेज जमा कर लिए, जिन्होंने दस्तावेज नहीं दिए, वो बकायदा बीएलओ बतला रहा है। और बीएलओ अगर पुख्ता जानकारी देता है और उसके बाद एक झटके में ऊपर से आदेश आता है कि तुमने इस देश के लोकतंत्र के चौथे पाए यानी फोर्थ स्टेट से यानी मीडिया से बात क्यों कर ली, तुमको हम निलंबित करते हैं। आप कहेंगे अच्छा, लोकतंत्र का पर्व है और खुल्लम खुल्ला उस लोकतंत्र के पर्व को बनाने की जो जमीन किसी किसान की तरह कोई बीएलओ सींच रहा है, उसको आपने निलंबित कर दिया। तब तक एक दूसरा पत्रकार पहुंची और बोले कि दरअसल ये जो पूरे के पूरे दस्तावेज हैं, इस दस्तावेज में तो ना तो तस्वीर है ना कुछ लिखा हुआ है, सिवाय आपने नाम के कुछ भी दर्ज नहीं किया है। और इस फॉर्म के भीतर जो भी नाम नजर आ रहे हैं उससे लगता है आप शायद नामों को चुन चुन कर ले आए, लिखते चले गए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कहीं कुछ नहीं, तो क्या सब कुछ ऐसे ही दर्ज हो जाएगा? अधिकारी हिचकिचा जाता है। आदेश है, ऊपर से आदेश है, तो हम क्या करें? और उसके बाद एक झटके में
वो जो अधिकारी जो भी बताता है वह भी बीएलओ है। वह जो जानकारी देता है और जो पत्रकार पूछ रहा है, जानकारी हासिल करके इस देश को बता रहा है कि यह चुनाव आयोग इस तरीके से काम कर रहा है कि इस देश में लोकतंत्र का पर्व लोगों के साथ जुड़ा हुआ नजर आ जाए, लेकिन एक झटके में 24 घंटे के भीतर उसी बीएलओ पर दबाव बनाया जाए, या बीएलओ को कहा जाए, या बीएलओ अपनी बात का जिक्र बाहर आके इस तर्ज पर करे कि हमें तो कहा गया कि दरअसल अब एफआईआर दर्ज करा दीजिए उस रिपोर्टर के खिलाफ जो आपके भीतर कामकाज को कहीं ना कहीं कामकाज करने में मुश्किल हालात पैदा कर रहा था, तो उसके खिलाफ आप एक एफआईआर दर्ज कराने की सहमति दे दीजिए, अन्यथा मुश्किल है आप नौकरी भी कर पाए। तो वो क्या करेगा? एफआईआर दर्ज कराएगा। उस एफआईआर की कॉपी में बकायदा इस बात का जिक्र कर दिया जाए कि जो पत्रकार जिन सवालों को पूछ रहा था वो सवाल ऐसे थे जिससे लगता है कि सामाजिक विद्वेष समाज के भीतर फैल जाएगा, और बकायदा एक एफआईआर दर्ज हो जाए और उसके बाद कॉपी थमा दी जाए उस पत्रकार को कि देखिए आपके खिलाफ फला फला धारे में आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है और वो ऐसी ऐसी धाराएं हैं, और उसके लिए एक एसआई की नियुक्ति भी उस पर आदेश के तौर पर चस्पा कर दी गई, और थाना सक्रिय हो गया, पुलिस सक्रिय हो गई। इलेक्शन कमीशन में ऊपर से यह कहा जा रहा है, यह सब कहा क्यों जा रहा है? थाना सक्रिय कैसे हो गया? क्या वाकई बिहार पुलिस इस दौर में जिस तर्ज पर काम कर रही है और जो बीएलओ बिहार के भीतर जो कुछ कर रहा है सब कुछ पटरी पर है, या हकीकत इस देश के भीतर में लोकतंत्र को ही हड़पने की या अपने नाम लिख लेने की एक अजीबोगरीब कवायद पूरे देश में चल पड़ेगी अगर बिहार प्रयोग सफल हो गया तो? आप कहेंगे ये क्या माजरा है, पूरे देश को इसमें आप क्यों ले आए? आज हम एक एक पन्नों को खोलेंगे और जरा समझते चले जाइएगा कि इस देश के भीतर 2024 के चुनाव में 96 करोड़ वोटर थे, जिसमें से 32 करोड़ लोगों ने वोट नहीं डाले थे। इसी तर्ज पर बिहार में भी जितनी बड़ी तादाद में वोटर थे उसमें भी करोड़ों वोटरों ने वोट नहीं डाले। यही बंगाल में हुआ, यही यूपी में हुआ, यही असम में हुआ, कमोवेश अधिकतर राज्यों में यही हुआ। वो वोट कहां चले जाते हैं? वो वोट नहीं दे पाते हैं तो क्या इस दौर में इलेक्शन कमीशन अब खुले तौर पर मौजूदा राजनीतिक सत्ता के लिए एक नई लकीर को खींचने निकल पड़ा है? और राजनीतिक सत्ता को यह लगने लगा कि इस देश में अगर औसतन 60% से ज्यादा वोट पड़ते ही नहीं तो बाकी जो 40% है, अगर उसमें से 10 से 15% हमारे अनुकूल नए वोटर लिस्ट में खड़े हो जाएं तो फिर हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता है। बड़ा टेक्निकल मामला है ये, लेकिन आज जरा समझने की हिम्मत रखिएगा। लेकिन उससे पहले हमें लगता है शुरुआत आज इस बात से की जाए कि एक पत्रकार सवाल पूछने गया, जिससे वो सवाल पूछ रहा है उसका पूरा वीडियो अपलोड करके उसने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, और उसके बाद उसको शुरुआती दौर में नोटिस और उसके बाद एफआईआर। जिनसे बात कर रहा है उनकी तस्वीर, जो प्रेस नोट निकाला गया बिहार के बेगूसराय में, बकायदा उस पत्रकार के नाम का जिक्र करके जो नाम अजीत अंजुम है, और उसके 12 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज कर ली। इन तीनों परिस्थितियों को देखिए। जिस बीएलओ से बातचीत हुई उसकी तस्वीर, संयोग से वह मुसलमान है और उसी से एफआईआर कराई गई। उसकी बातचीत तो आप उस अजीत अंजुम के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, लेकिन एफआईआर की कॉपी क्या कहती है और किस दिशा में चुनाव आयोग ऐसे क्यों हाफने लगा है, एक एक करके सारी बातें। लेकिन पहले डॉक्यूमेंट्स।
तस्वीर जो थी वो मोहम्मद अंसारुल हक जो बीएलओ हैं साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के, उनसे बातचीत करते हुए थी। इस बातचीत के चंद घंटों के बाद एक प्रेस नोट था जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि दरअसल काम करते हुए किस तरीके से एक अधिकारी को खलल डाला गया बातचीत करने को लेकर और परेशान किया गया, और उसमें इस बात का भी जिक्र कर दिया गया कि दरअसल यह सब कुछ सांप्रदायिक द्वेष फैलाने को लेकर तो नहीं किया गया। और फिर उसके 12 घंटों के बाद एक एफआईआर कॉपी जो आपने देखी, उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा गया कि मुस्लिम मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। यह सवाल पूछा गया, यह सवाल नहीं है, जो सरासर गलत है। सांप्रदायिक द्वेष फैलाने से संबंधित सुसंगत धाराएं लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाए, और आपकी नजर दरअसल उन धाराओं पर गई नहीं होगी जो धारा 223, 329/4, 132, 136, 302, 123/3A है। बलिया थाना के तहत एसआई राजेश्वर पंडित विल वी इन्वेस्टिगेट दिस केस, यह लिखा हुआ है। देख लीजिए, आपका ध्यान उधर गया नहीं होगा, लेकिन देख लीजिए। पता नहीं किस बात को लेकर चुनाव आयोग घबराया हुआ है, पता नहीं क्यों दिल्ली की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। क्या वाकई बिहार के भीतर वोटर लिस्ट तैयार करना इतना गुप्त काम रखने की जरूरत है? तब तो मौजूदा चुनाव आयुक्त को और इस देश के प्रधानमंत्री को कम से कम 1950 में संविधान लागू होने के बाद जब पहली बार वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन तैयार कर रहा था इस देश के भीतर, उस वक्त जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको इन्हें पढ़ लेना चाहिए। उसमें बकायदा हर दिन हर जानकारी उस इलाके के लोगों को, जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे, उन्हें देनी थी। हर जानकारी को बकायदा अलग अलग जगहों पर ब्लैक बोर्ड तक लगाए जाते थे, उस पर लिखा जाता था इस गांव में इतने लोग हैं और इसमें इस घर के लोग अभी तक फॉर्म में शामिल नहीं हुए हैं, यानी उन्होंने अपना फॉर्म जमा नहीं किया है। उस समय फॉर्म एक चुटकी भर था, छोटे से कागज में अपने घर का नंबर, नाम, उम्र सब लिख के दे देना पड़ता था और उसके जरिए पूरी लिस्ट तैयार होती थी। सब चीज जनता के बीच था, क्योंकि लोकतंत्र तो जनता का पर्व है। इस दौर में छुपाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि एक तरफ अजीत अंजुम के खिलाफ एफआईआर दर्ज, दूसरी तरफ बीएलओ बेगूसराय के ही हैं, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में। एक पत्रकार उन तक पहुंचे और उनसे कहा कि हमें जानकारी दीजिए किस तरीके से काम हो रहा है। उसने पूरी जानकारी दे दी, उसने जानकारी दी, दिखा दिया गया न्यूज चैनल पर। अब जब जानकारी दे दी और दिखा दिया गया न्यूज चैनल पर कि एक बीएलओ बातचीत कर रहा है तो अच्छा लगा, लेकिन यह बात अच्छी क्यों नहीं लगी बड़े अधिकारियों को? और उसके बाद मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में जिस बीएलओ ने जानकारी दी थी उस पर बकायदा प्राथमिकी दर्ज करा दी गई, उसको तत्काल से निलंबित कर दिया गया, उसकी जगह एक दूसरे बीएलओ को नियुक्त कर दिया गया, और इसमें कोई कोताही नहीं बरती गई कि हम ऐसा कर रहे हैं। इसके लिए एक प्रेस नोट भी जारी कर दिया गया, यानी हम सारे काम गुप्त तरीके से करेंगे, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, कोई मीडिया पूछताछ करने की जरूरत ना करे या फिर हमें चुनौती ना दे। ऐसी जरूरत आन क्यों पड़ी? 1 मिनट के लिए यह प्रेस नोट भी आप देख ही लीजिए जो बीएलओ को निलंबित कर दिया गया, जहां पर एक मीडिया हाउस को उसने जानकारी दे दी कि हम बहुत सलीके से काम कर रहे हैं, और हकीकत यह है कि कुछ फॉर्म है, कुछ फॉर्म नहीं है, कुछ तस्वीरें हैं, बहुत सारी तस्वीरें नहीं है, डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे लोग बाहर चले गए हैं, कैसे लेके आए? ये सारी बातें कैसे आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग बाहर हैं, कैसे ले आए, क्या करें? देख लीजिए एक क्षण के लिए जो निलंबित कर दिया गया बीएलओ को लेकर बकायदा प्रेस नोट जारी किया गया। अब यह सवाल आपके जहन में गूंजने लगा होगा कि क्या वाकई इस तरीके से छुपाकर वोटर लिस्ट भी तैयार की जाती है और बीएलओ को भी निलंबित कर दिया जाता है? सिर्फ उसने मीडिया या पत्रकार से बात कर ली, पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। यह सब हो क्या रहा है, यह सवाल आपके जहन में जरूर होगा। दरअसल बिहार में पटना से सटा हुआ एक जिला है वैशाली।
वैशाली को दुनिया के पहले रिपब्लिक के तौर पर देखा जाता है। किस तरीके से बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जाहिर है बिहार से जुड़े मुद्दे लोगों के जहन में होंगे। उन मुद्दों के आसरे राजनीतिक दल चुनाव के भीतर जा रहे होंगे। वोटर उससे प्रभावित होंगे, जिसे चाहेंगे चुनेंगे, वो सत्ता में आएगा, उसके बाद उसी हिसाब से वह अपनी सत्ता को चलाएगा। लेकिन बिहार इस दौर में एक तरफ वोटर लिस्ट तैयार हो रही है, दूसरी तरफ अपराध जो हो रहे हैं। हमने वैशाली का जिक्र जानबूझकर किया। दुनिया के पहले रिपब्लिक के तौर पर जिसकी पहचान वो वैशाली जिला ही है, और उस वैशाली के भीतर 27 मई को एक लड़की गायब हो जाती है। उसी वैशाली में बीएलओ घर घर पहुंच भी रहे हैं, और अब कुछ जगहों पर पुलिस भी मुस्तैद है कि बीएलओ के सामने कोई मुश्किल ना आए, गांव वाले कोई मुश्किल ना कर दें। लेकिन उस वैशाली में 27 मई को एक लड़की गायब होती है। मां बाप जाते हैं थाने में यह कहने के लिए कि बेटी गायब हो गई है। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो उसके बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है परिवार की तरफ से। अदालत कहती है यह क्या स्थिति आ गई है, आप एफआईआर भी दर्ज नहीं करेंगे, एफआईआर दर्ज कीजिए। थाने में एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस का काम होता है कि अब उस लड़की को खोजे, और जब पुलिस खोजती है तो वो लड़की नहीं मिलती बल्कि उसकी लाश मिलती है। उस बेटी की मां की क्या हालत होगी देख लीजिए। ये वैशाली के भीतर का ये हाल है जो बतलाता है कि हिंदुस्तान के भीतर लोकतंत्र को जिंदा रखना क्यों जरूरी है। राजनीतिक दल सही तरीके से चुनाव लड़ें, वोटर लिस्ट सही तरीके से तैयार हो, और उसके आसरे लोग अपनी बात अपने चुने हुए प्रतिनिधि से कह पाएं। लेकिन अगर सब कुछ तयशुदा और तय तरीके से हो रहा है तो फिर क्या होगा, हम इस पर आएं। उससे पहले इस तस्वीर को देख लीजिए या इस वीडियो को देख लीजिए। सरकार हमने बेटी के अरे बाप रे बाप, हम बेटा नहीं माने, हम तू का बेटी का ऑपरेशन करवा ले लीजिए। हमरा बेटी और कोई बेटी का पढ़वाई से लिखवाई से बेटा बना के रख ले हते ओए लग मारते लो। हमरा तो का बेटी रह बेटा न रहे माइयो। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर दर्ज होने के बाद बेटी नहीं लाश मिली उसकी। अब इस परिवार के भीतर उस थाने को लेकर, वहां के जो भी गुंडा तत्व होंगे उसको लेकर, वहां को चुना गया जो नेता होगा उसको लेकर, जो सरकार है इस समय बिहार में उसको लेकर उसके जहन में कोई सवाल तो होंगे। और तमाम सवालों के जवाब चुनाव के वक्त ही जनता के भीतर से निकलते हैं। लेकिन अगर वोटर लिस्ट ही पहले से तय हो जाए तो फिर क्या होगा। शायद इसीलिए हमने शुरू में आपसे कह दिया कि दरअसल यह समझने की कोशिश की जाए बिहार एक राजनीतिक प्रयोगशाला, वह भी लोकतंत्र को हड़पने की शुरुआत है, और इसको किस रूप में ले जाया जाएगा उसकी एक तासीर आज आपको बतलाएंगे। बिहार में जो कुल वोटरों की तादाद है वो 7 करोड़ 90 लाख है। बिहार में जब विधानसभा चुनाव इससे पहले हुए थे उस समय वोटरों की तादाद थी 7 करोड़ 36 लाख। जो वोट पड़े थे वह थे 4 करोड़ 21 लाख। जो वोट नहीं पड़े थे वह वोट थे 3 करोड़ 14 लाख। यानी 3 करोड़ 14 लाख लोगों ने वोट 2020 के विधानसभा चुनाव में नहीं डाला। लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव के वक्त जो कुल वोट थे वह बढ़कर 7 करोड़ 36 लाख से बढ़कर 7 करोड़ 70 लाख हो गए। उसमें जो वोट पड़े वह 4 करोड़ 34 लाख वोट पड़े। जो नहीं पड़े वह 3 करोड़ 36 लाख नहीं पड़े। यानी विधानसभा में 3 करोड़ 14 लाख वोट नहीं पड़ते हैं, लोकसभा में 3 करोड़ 36 लाख वोट नहीं पड़ते हैं। अब सवाल यह है कि जो नहीं पड़े वोट, उसमें एक बात बहुत साफ तौर पर है, तकरीबन 1 करोड़ 28 लाख लोग जो हैं प्रवासी मजदूर के तौर पर बिहार के बाहर हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में है। अलग अलग रिपोर्ट्स जो निकल कर आई उसमें बताया गया कि कोई भी वापस आकर वोट के समय यानी चुनाव के समय वोट डालने नहीं आता है। उतना पैसा वो कमाता नहीं है कि वोट डालने आ सके, और सरकार ने कोई व्यवस्था की नहीं है कि जिस राज्य में चुनाव हो रहे हो उस राज्य का वोटर अपने आईडी कार्ड को दिखाते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट इस देश में रेलगाड़ी से आ जाए।
ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो चुनाव एक प्रक्रिया के साथ है जिसमें 57, 58, 59, 60, 60% तक मैक्सिमम वोट पड़ते हैं। यह बिहार का सच है। अब सवाल है, क्या चुनाव आयोग इस दौर में जो बीएलओस के जरिए और जो अजीत अंजुम भी जिस रिपोर्ट्स को बार बार दिखला रहे थे और बतला रहे थे, उससे पहला मैसेज यही जाता है कि बीएलओस को यह जानकारी हासिल करने के लिए भेजा गया कि जाइए आप अपने अपने इलाकों में जाकर पता कीजिए कि कौन वोट डालता ही नहीं है, और उसका नाम वोटर लिस्ट में तो अब रहेगा, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में उसके नाम से हटकर कोई एक नई लिस्ट तैयार हो जाए, क्योंकि ये 3 करोड़ लोग तो वोट डालते नहीं हैं। और जब ये वोट नहीं डालते हैं तो अगला सवाल है, ऐसी स्थिति तो कमोवेश हर राज्य के भीतर होगी। हर राज्य के भीतर का मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल का नंबर इसके बाद चुनाव के तौर पर है। पश्चिम बंगाल में कुल वोटरों की तादाद 7 करोड़ 60 लाख है, 7 करोड़ 60 लाख, जिसमें से 1 करोड़ 54 लाख ने वोट नहीं डाले 2024 के लोकसभा चुनाव में। और विधानसभा चुनाव के वक्त, यानी जो 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय 7 करोड़ 29 लाख वोटर थे। उसमें से जिन्होंने वोट नहीं डाला था वो तकरीबन 1 करोड़ 28 लाख थे। अब सवाल है कि एवरेज निकालिएगा तो लगभग 1.25 करोड़ लोग वोट बंगाल में भी नहीं डालते हैं। हालांकि बंगाल का जो परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज, वो 80% तक रहता है, लेकिन लिस्ट तो वहां भी तैयार होगी। ये लिस्ट के हिस्से में जब आप आएंगे तो आपको एक चीज और समझनी होगी। बिहार के भीतर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 1 करोड़ वोट नहीं मिलते हैं। आरजेडी को मैक्सिमम 97 लाख वोट मिले, बीजेपी दूसरे नंबर पर 82 लाख रही, जनता दल यूनाइटेड को 64 लाख मिले, कांग्रेस को 39 लाख मिले। इसी तरीके से बंगाल के भीतर टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी, इसी के दोनों के भीतर रसाकसी थी। तो टीएमसी को वोट मिले 2 करोड़ 87 लाख और बीजेपी को वोट मिले 2 करोड़ 28 लाख। दोनों के बीच का अंतर तकरीबन 60 लाख का है। अब इस 60 लाख को वोट मैनेज करना, जो 1.25 करोड़ वोटर नहीं आता है, मुश्किल है या आसान है? अब आप सोच के बताइए कि हमने एक नई लिस्ट तैयार की, उस लिस्ट में 1.25 करोड़ लोग जो नहीं आते हैं, और यह पता चल गया इलेक्शन कमीशन को बीएलओस के जरिए, और अब जो लिस्ट बनेगी उसमें कम से कम 60 लाख वोटर ऐसे आ जाएं जो अपने तौर पर बिल्कुल नए होंगे और किसी को आपत्ति भी नहीं होगी, क्योंकि टीएमसी को उतने ही वोट मिलेंगे अगली बार भी, 2 करोड़ 87 लाख, लेकिन वोट का परसेंटेज बढ़ेगा और बीजेपी एक झटके में 2 करोड़ 90 लाख पे आ जाएगी। क्या फर्क पड़ता है? इसी तरीके से बिहार के भीतर भी अगर 1 करोड़ नए वोटर के तौर पर जो 3.5 करोड़ वोटर नहीं वोट डालते हैं और एवरेज निकालिएगा तो लगभग 2 करोड़ 95 लाख वोट नहीं पड़ते हैं कभी भी। तो उनके हिसाब से अगर 1 करोड़ नई लिस्ट में शामिल हो जाए तो जिसे मन चाहे उसे जिता सकते हैं, खुद चाहे तो खुद जीत सकते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति तो और नाजुक है। उत्तर प्रदेश के भीतर कुल वोटर 15 करोड़ के पार हैं। अगर आप लोकसभा का जिक्र कर रहे हैं तो 15 करोड़ 41 लाख थे, विधानसभा का जिक्र कर रहे हैं 2022 के तो 15 करोड़ 12 लाख थे। लेकिन दोनों ही टर्म में लोकसभा में लगभग 6 करोड़ 61 लाख वोटरों ने वोट यूपी में नहीं डाला। बिहार के उत्तर विधानसभा में उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ 90 लाख लोगों ने वोट नहीं डाला। दोनों का एवरेज अगर आप ध्यान से देखिए तो वह भी लगभग 5 करोड़ 80 लाख के लगभग बैठेगा, जो एवरेज आएगा कि वोट नहीं डालते हैं। और कल को अगर उत्तर प्रदेश में भी नई लिस्ट तो बनेगी, उसमें से अगर आप वोट निकाल दें इस बात को लेकर कि लगभग 1 करोड़ नए वोट बन जाएं, तो भाई 5 करोड़ लोग वोट नहीं डालते हैं, 1 करोड़ नए तरीके से हमने शामिल कर लिया और 1 करोड़ वोट एक पार्टी के लिए सुनिश्चित हो गए, तो क्या होगा? बीजेपी यूं भी 3 करोड़ 80 लाख वोट पर बैठी हुई है, जो पिछले चुनाव में उसको वोट मिले। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर 2 करोड़ 95 लाख। लेकिन एक झटके में अगर 2 करोड़ 95 लाख और 3 करोड़ 80 लाख को आप देख रहे हैं, तो इसको इस रूप में समझिए कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी भी एक पार्टी है, मायावती की पार्टी, जिसको 1 करोड़ 18 लाख वोट मिलते हैं, लेकिन वह सीट जीतती है सिर्फ 1। आरएलडी 8 सीट जीत जाती है 26 लाख वोट में। अपना दल 12 सीट जीत जाता है 14 लाख वोट में।
कांग्रेस 2 सीट जीतती है 31 लाख में, लेकिन मायावती की पार्टी 1,18,00,000 लोग वोट पाने के बावजूद भी 1,18,73,137 वोट कुल उसको मिले, 1 सीट जीतती है। तो ये जो वोटिंग पैटर्न है पूरा, इसमें हमें नई लिस्ट ही तो तैयार करनी है। और जब आप इस पूरी प्रक्रिया के भीतर आकर खड़े हो गए तो उसके बाद आपको यह देश दिखाई देगा जिस देश के भीतर में 96 करोड़ वोटर हैं, और 96 करोड़ वोटर में से जो वोट पड़ते हैं वो 60% से ज्यादा वोट होते नहीं हैं। और इसका मतलब यह है कि 32 करोड़ लोगों ने वोट नहीं डाला था। और जब एवरेज निकालना शुरू कीजिएगा तो 40% लोग लोकसभा इलेक्शन में भी वोट नहीं डालते हैं। अब जो पूरी प्रक्रिया में राज्य दर राज्य चीजें आती चली जा रही हैं, तो एक लिस्ट तैयार होगी और एक नई लिस्ट सामने आएगी। हालांकि उस लिस्ट के बीच में इस वक्त एक नया शगुफा आया कि वाकई चुनाव आयोग ने कहा, या सूत्र का जिक्र किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने इनकार भी नहीं किया कि दरअसल कुछ नेपाल के लोग, कुछ बांग्लादेश के लोग, कुछ म्यांमार के लोग भी वहां पर मौजूद हैं जो वोटर के तौर पर हैं। तो इसको लेकर एक बड़ा सवाल हर पॉलिटिकल पार्टी उठा रही है, लेकिन प्रशांत किशोर ने बहुत साफ तौर पर कहा, इसका मतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को वोट देने वाले बिहार के लोग जो थे, जो वोटर थे, उसमें बांग्लादेशी, नेपाली और म्यांमार के लोगों ने उन्हें वोट दिया है। तो वो फर्जी वोटर थे, तो फर्जी जीत हो गई। इसको इस रूप में पूरे देश में देख लीजिए। आपको हर पूरे देश के भीतर अगर घूमना है तो इस तरीके से भी देख लीजिए। सुन लीजिए उनकी बात। इलेक्शन कमीशन ने रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की है। अगर वो बता रहे हैं कि इसमें नेपाली, बांग्लादेशी हैं, तो ये बड़े चिंता की बात है, क्योंकि इसी इलेक्टोरल रोल से अभी 1-1.5 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। मोदी जी उसी इलेक्टोरल रोल से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहां पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं? और दूसरी जो बड़ी बात है कि अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं, तो बिहार में तो भाजपा की, नीतीश की ही सरकार है, ये लोग कैसे रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी चिंता का बात है। सवाल सबसे बड़े 3 ही हैं। पहला बड़ा सवाल तो यह है, क्या वाकई बिहार को पहली प्रयोगशाला बनाया गया या बनाया जा रहा है, जिसके आश्रय इस देश के भीतर 2029 तक वाकई एक ऐसी नागरिक वोटर लिस्ट तैयार होगी जिसमें लगभग जो 40% लोग वोट नहीं डालते हैं, या अलग अलग राज्यों में उनका प्रतिशत अलग अलग है, और संख्या के लिहाज से वो तकरीबन 30 करोड़ है, जिसमें बिहार के भीतर प्रवासी मजदूर जो 1,28,00,000 है, बंगाल के भीतर प्रवासी मजदूरों की तादाद लगभग 95 लाख है, उत्तर प्रदेश के भीतर ये लगभग 3 करोड़ है, असम के भीतर लगभग 60 लाख है। क्या ऐसी स्थिति है कि एक नागरिक वोटर लिस्ट तैयार हो जाए और उसके बाद 10% वोट सीधे सीधे सत्ता के लिए खड़ा कर दिया जाए, यानी बुरी से बुरी गत में भी जो एक पारंपरिक वोट परसेंटेज 20% होता है, उसके बाद ये 10% वोट अगर आपको एक्स्ट्रा में मिल जाएगा, तो भारत के भीतर बहुदलीय प्रणाली में आपको 50% वोट नहीं चाहिए और 100% वोट भी नहीं पड़ते हैं, तो फिर जीत का रास्ता हमेशा के लिए बच जाएगा। क्या ये बात है? दूसरी बात, जब वोटर लिस्ट तैयार की जाती है तो उसको छुपाने की जरूरत क्यों पड़ गई है? और छुपाने की जरूरत वह भी बीएलओ और इस देश के पत्रकारों को लेकर, और उनके किसी के निलंबन, किसी के खिलाफ एफआईआर की परिस्थिति, यानी लोकतंत्र के पर्व को भी बंदिशों से बांधकर एक कटघरे में खड़ा करके अपने अनुकूल बनाने की एक अजीबोगरीब कोशिश इस देश के भीतर क्यों निकल पड़ी? क्या कोई डर है मौजूदा सत्ता को? कोई डर है इस दौर में चुनाव आयोग को? क्योंकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी तो सत्ता ही करती है। और तीसरा सवाल सबसे बड़ा है, क्या वाकई इस परिस्थिति में अब सुप्रीम कोर्ट, जिसको इस देश के भीतर कई मुद्दे उसके चौखट पर आए, लेकिन कोई ऐसा मुद्दा उसकी चौखट पर अभी तक सफल नहीं हो पाया, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो, जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी को खूब पैसा मिल रहा है, लेकिन वो पैसा उसके पास चला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने
कभी नहीं कहा कि वो पैसा वापस करे या वो फर्जी पैसा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। दूसरी परिस्थिति महाराष्ट्र में पार्टी तोड़ने, विधायकों की खरीद फरोख्त, इस देश में सरकारों को गिराने को लेकर राज्यपालों की भूमिका, चुनाव आयोग की खामोशी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब कुछ जस तस चलता रहा। पहली बार एक ऐसी प्रक्रिया आई है कि सबसे हटकर वोटर लिस्ट ही ऐसी तैयार कर दी जाए जिसके बाद क्या ईवीएम का मौका उठे और क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र हो, किसी बात का कोई जिक्र ही नहीं होगा। सत्ता हमारी, वोटर हमारे, चुनाव हमारा, जीत हमारी। यह है लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी, जिसको परीक्षण असल में इस वक्त बिहार में चल रहा है और 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर इसकी सुनवाई होनी है। तो सिर्फ और सिर्फ मनाइए। इस देश के संविधान के हिसाब से, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिहाज से, इस देश के भीतर संविधान सभा में उठे सवाल और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त चुनाव की अहमियत, और पहली बार जो वोटर लिस्ट तैयार की जा रही थी 1950 के बाद इस देश के भीतर, इन तमाम परिस्थितियों को जोड़कर देखिए ऐसा क्या हो गया कि 2025 आते आते सब कुछ किसी एक हथेली में दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या इसीलिए जो चेहरा है वही मुखौटा है, या जो मुखौटा है वही चेहरा है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।